नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मिस्टर लर्नर द लर्नर राजकुमार तालापा। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कुछ ना कुछ अनुभव रोज़ अपने अंदर जोड़ रहे होंगे। और तो इसी अनुभवों की श्रृंखला में हम कुछ अनुभव आगे जोड़ने के लिए मैं जो है सीईटी का जो पेपर हुआ था 5 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का 5 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको मैं आपके सामने सोल्व कराने का प्रयास करता हूं। और तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा हिंदी का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शब्द है अमेंडमेंट, इसके लिए हिंदी में इसका अर्थ क्या है, हिंदी में इसके क्या अर्थ है। देखो, अमेंडमेंट का आपने बहुत पढ़ रखा होगा। अमेंडमेंट से मतलब पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है संशोधन। जैसे संविधान के अंदर कई बार कोई संशोधन किया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, कोई विधेयक बनाया जाता है, तो अमेंडमेंट शब्द वहाँ पर यूज में किया जाता है। तो लगभग आप सभी जानते हैं कि अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है। अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन। दूसरी बात, पहला ऑप्शन है सहमति। सहमति को बोलते हैं अंग्रेजी में एग्रीमेंट। सहमति को क्या बोलते हैं सर? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की स्पेलिंग होती है AGREEMENT। एग्रीमेंट। सहमति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सर? एग्रीमेंट। दूसरा शब्द है अनुमोदन। अनुमोदन को बोलते हैं अप्रूवल। अनुमोदन को क्या बोलते हैं? अप्रूवल। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अप्रूवल जैसे कि आपने किसी को प्रार्थना पत्र लिखी और प्रार्थना पत्र को अगर उस प्रार्थना पत्र पर सहमति बन जाती है कि ये प्रार्थना पत्र आपको, जैसे आपने प्रधानाचार्य को लेटर लिखा कि मुझे जो है 3 दिन की अवकाश चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं बीमारी कारण क्या हूँ? बीमार हूँ। अगर प्रधानाध्यापक उस प्रार्थना पत्र को अप्रूवल कर देता है, 3 दिन की छुट्टी आपको दे देता है, तो इसका मतलब है कि उसने प्रार्थना पत्र का क्या कर दिया है? अनुमोदन कर दिया है, अप्रूवल कर दिया है। चौथा ऑप्शन है डी नंबर का, परिवर्तन। परिवर्तन शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज। आपने सभी ने सुना है परिवर्तन को क्या बोलेंगे? चेंज। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना। और परिवर्तन को और भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण, परिवर्तन, रूप परिवर्तन, या मैं बोलूँ आपको और बोल सकते हैं आप इसको वेरिएशन। और क्या बोल सकते हैं? वेरिएशन। तो सहमति को बोलेंगे सर एग्रीमेंट। सहमति को क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। सहमति को और बोल सकते हैं समझौता, अनुज्ञा और सहमति। तो ये शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द होगा एग्रीमेंट। संशोधन के लिए क्या होगा? अमेंडमेंट। अनुमोदन के लिए अप्रूवल। और परिवर्तन के लिए चेंज या वेरिएशन या ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए? तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर कौन सा होगा? संशोधन। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात, कारक चिन्ह की बात आते ही आपको जाना है तत्पुरुष समास पे, क्योंकि तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है जिसमें दो शब्दों के मध्य कुछ ना कुछ कारक चिन्ह छिपा रहता है। जैसे बहुत सारे रूप होते हैं तत्पुरुष समास के, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो उनमें कुछ ना कुछ बीच में छिपा हुआ रहता है कारक विभक्तियां, से, के, द्वारा, में, पर, का। तो सब कारक विभक्ति का प्रयोग कौन से समास में? तत्पुरुष समास में। अब देखो, अब तत्पुरुष समास तो इसका उत्तर हो जाता है, लेकिन तत्पुरुष समास के इसने दो ऑप्शन दे रखे हैं, संप्रदान तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। देखो, पहला ऑप्शन जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो शब्दों के मध्य और, या, अथवा या तथा का लोप रहता है।
जैसे राम सीता, तो राम और सीता और शब्द छिपा हुआ है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। कर्मधारय समास में पहला शब्द दूसरे शब्द की या तो विशेषता बताता है या क्या बताता है, उपमा बताता है। जैसे चंद्रवदन, चंद्रमा के समान चेहरा। तीसरा ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है दोनों शब्दों के मध्य। जैसे मैं बोलूं रसोई घर, रसोई के लिए घर, देवालय, देव के लिए आलय, विद्यालय, विद्यालय नहीं होगा, और शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। तो के लिए कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। द्वंद्व समास भी इसका उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि द्वंद्व समास में और, या, तथा, तथा, अथवा चिन्ह जो है छिपे हुए रहते हैं। कर्मधारय में मैंने बता ही दिया। जो लुक, देखो लुक का अर्थ क्या होता है, लुक का अर्थ होता है छिपना। लुक का अर्थ क्या होता है, छिपना। अब इसमें अगर मैं उपसर्ग लगा दूँ तो इसके विलोम शब्द हो जाएगा, जो न छिप सके, जो न छिप सके। तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कारक चिन्ह विद्यमान रहता है इसमें लुक तत्पुरुष समास में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास के अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो देखो, जैसे आपको बताऊं, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो में स्थिर रहने वाला कुछ ना कुछ छिपा हुआ है ना। और खेचर, खे में चरने वाला, सरसिज, सरसीम से जन्म लेने वाला, मतलब कमल के लिए यूज में होता है। मनसिज, मन से जन्म लेने वाला। धनंजय, धन में विजयी। तो कुछ ना कुछ छिपा हुआ रहता है किसमें, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मुहावरे का कि चींटी के पैर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चींटी के पैर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो, पहला ऑप्शन है जवाब न देना, दूसरा ऑप्शन है घबराहट होना, तीसरा ऑप्शन है अधिक घमंड करना, चौथा ऑप्शन है विनाश के लक्षण प्रकट होना। देखो, चींटी के पैर लगना वैसे तो मुहावरे का अर्थ होता है क्या, अधिक घमंड करना, अधिक घमंड होना, अधिक घमंड करना या अधिक घमंड होना। और इस चींटी के पैर लगना दूसरे एक और अर्थ होता है मृत्यु के नज़दीक होना, मृत्यु के पास होना। तो इसमें ये जो दो ऑप्शन है सी और डी, ये दोनों ऑप्शन इससे मेल खा रहे हैं। चींटी के पैर लगना या अधिक घमंड करना या विनाश के लक्षण प्रकट करना। लेकिन अगर मैं वजन की बात करूं, इन दोनों में ऑप्शनों में से किस में ज़्यादा वजन है, तो वजन की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है, वो इसके लिए ज़्यादा समानार्थी हो रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके लिए। तो 27 का अगर हम करें तो वैसे तो सी और डी दोनों हो रहे हैं, लेकिन अगर सही करें तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, अधिक घमंड करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। मतलब यह है कि सभी शब्द अशुद्ध किस में है। देखो, कृत कृत्य, कृत कृत्य जो है शब्द वो कैसे लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। कृत कृत्य का अर्थ होता है कृतार्थ, कृतार्थ बोले तो संतुष्ट होना या प्रसन्न होना, संतुष्ट होना या प्रसन्न होना। कृत कृत्य का अर्थ संतुष्ट होना या प्रसन्न होना। केस बोलते हैं सिर के बालों को, सिर के जो बाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, केस। औषध का अर्थ होता है औषध का अर्थ होता है दवाई। औषध भी सही लिखा हुआ है, केस भी सही लिखा हुआ है और कृत्य कृत्य भी सही लिखा हुआ है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। श्रृंगार शब्द भी सही लिखा हुआ है, संग्रहित शब्द भी सही लिखा हुआ है, ऐक्य शब्द भी सही लिखा हुआ है। लेकिन जब एक आता, ऐक्य तो सही लिखा हुआ है, लेकिन जब एक आता तो एक में एक ही मात्रा रहती है, एक में एक ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब ऐक्य की बात करें तो ऐक्य कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। अगला शब्द है तदुपरांत, तत् धन उपरांत, तदुपरांत। पहला नियम लग रहा है व्यंजन संधि का, प्रथम वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में यदि कोई घोष वर्ण आ जाए, घोष का मतलब होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, र, ल, व और सभी स्वर, इनमें से आ जाए प्रथम अक्षर के बाद में, तो जो प्रथम अक्षर है वो तीसरे अक्षर में चेंज हो जाता है। जो तत् धन उपरांत था, तत् धन उ आ गया, उ घोष वर्ण है,
तो अब तय किस में चेंज हो जाएगा, द में, और द में ऊ मिलते ही दू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तदुपरांत। तत्वाधान भी सही लिखा हुआ है, तदंतर भी सही लिखा हुआ है। तत्वाधान में तत्व धन अवधान व्यंजन दीर्घ संधि हुई है, अ और अ मिलकर क्या बन गया, आ। तो तत्वाधान भी सही है, तदंतर भी सही है। लेकिन जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो है कौनतई। देखो कौनतई शुद्ध ऐसे लिखते हैं, को तई, शुद्ध कौनतई ऐसे लिखा जाता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। कृति ऐसे लिखा जाता है, कृ कृति, कृति का अर्थ होता है रचना। कौनतई बोलते हैं जो कुंती के जितने भी पुत्र हुए वो उनको बोलते हैं कौनतई, अर्थात जो पांडव है उनको क्या बोला जाता है, कौनतई। ऐ अपत्यवाचक प्रत्यय है जो संतान का बोध कराने वाला है। ऐ प्रत्यय जैसे राधेय, राधा के पुत्र को क्या बोलेंगे, राधेय। जैसे ही कुंती के ऐ प्रत्यय लगते ही क्या हो जाएगा, कौनतई। आगे लिखा हुआ है केकई, केकई भी इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध केकई लिखेंगे कैसे, ऐसे, के ई। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखो विशेषण चार प्रकार का होता है। गुणवाचक, जिसमें गुण का बोध कराता है, गुण या दोष का बोध कराए वो गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक, जो जिसको हम नाप या तोल सकते हैं उसका अगर बोध कराए तो वो परिमाणवाचक। संकेत बोधक बोलते हैं वे सर्वनाम जो संज्ञा सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उनको क्या बोलेंगे, संकेतवाचक विशेषण। अब देखो परिमाणवाचक दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैं बोलूं परिमाणवाचक में जो नापने और तोलने वाली चीजें आएगी, जैसे मैं बोलूं 10 किलो घी, है ना, तो ये निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि घी को तो हम पहली बात तो तोल सकते हैं, और दूसरी बात निश्चित है 10 किलो है। और मैं बोलूँ कि 10 किलो घी, तो 10 किलो का मतलब परफेक्ट नहीं पता ना कि कितनी संख्या है, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही संख्यावाचक भी दो प्रकार का, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण आ जाएगा जैसे 10 आम, और अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा जैसे कुछ आम, कुछ एक आम, थोड़े आम, है ना। तो अनिश्चित संख्यावाचक इसमें संख्याओं का पता नहीं हो लेकिन हमको पता है कि हम उनको गिन सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर क्षणिक क्रोध। अब क्रोध को हम नाप सकते हैं लेकिन पता नहीं है ना कितना है, क्षणिक है लेकिन कितना है पता, नाप नहीं सकते, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका, ए। कौन सा हो जाएगा, ए। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है। देखो पथभ्रष्ट शब्द में वैसे तो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा समास है। देखो तत्पुरुष समास में कुछ ना कुछ कारक विभक्तियों का लोप होता है दो शब्दों के मध्य। देखो करण का कारक विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे मैं लिखूँ हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित, के द्वारा आ रहा है बीच में। आगे आ रहा है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे मैं लिखूं रसोई घर, रसोई के लिए घर। अधिकरण जो तत्पुरुष समास होता है उसमें में या पर क्या होता है, में या पर कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और अपादान में कौन से कारक विभक्ति का चिन्ह का लोप होता है, से का। लेकिन ये जो से है और करण के तत्पुरुष में जो से है, इन दोनों में फर्क ये है कि जो अपादान में जो से का प्रयोग होता है वो भिन्न होने के अर्थ में होता है या दूर जाने के क्रम में होता है। तो देखो जो पथ भ्रष्ट है ना, पथ से भ्रष्ट, पथ से दूर जा रहा है कि नहीं, पथ से भ्रष्ट हो रहा है कि नहीं, तो जो इस पथ से भ्रष्ट, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है
आह्वान शब्द का विलोम है, आह्वान शब्द का विलोम है। देखो आह्वान शब्द है, आह्वान का अर्थ होता है बुलाना, आह्वान का अर्थ क्या होता है बुलाना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा विसर्जन। विसर्जन का अर्थ होता है त्यागना या दान करना, त्यागना या दान करना, तो इस आह्वान का विलोम शब्द विसर्जन। और ऑप्शन का विलोम शब्द देख लेते हैं, जैसे ए है आभ्यंतर, आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक अंदर, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बाह्य, क्या हो जाएगा बाह्य, बाह्य। दूसरा ऑप्शन है आर्द्र, आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क, आर्द्र का विलोम शब्द क्या शुष्क। अच्छा आर्द्र का विलोम शब्द सूखा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आर्द्र शब्द तत्सम है, उसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए तत्सम ही होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका आर्द्र का विलोम शब्द क्या नहीं किया सूखा नहीं किया। अगर यहाँ पर नम होता तो मैं क्या करता सूखा करता, या यहाँ पर क्या होता गीला होता तो मैं क्या करता सूखा करता। अगला ऑप्शन है अनृत, अगला ऑप्शन क्या है अनृत। देखो अनृत का अर्थ होता है झूठ, अनृत का अर्थ क्या होता है झूठ। अगर मैं इसका विलोम शब्द की बात करूं तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा रित, रित, रित का अर्थ होता है सच्चा ट्रुथ। तो इस चारों के विलोम शब्द आप समझ गए, आभ्यंतर का बाह्य, आर्द्र का शुष्क और अनृत का रित। अनृत का अर्थ बता दिया मैंने क्या झूठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी है धैर्यवान। देखो धैर्य और वान, वान इसमें क्या जुड़ा हुआ है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। डी है पत्रकार, पत्र धन कार, कार इसमें क्या जुड़ा हुआ है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है सी पुत्रवत, पुत्रवत इसमें कौन सा ऑप्शन जुड़ा हुआ है प्रत्यय जुड़ा हुआ है वत, वत का अर्थ होता है भांति, पुत्र की भांति। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है दुस्साहस, इसमें दुस् क्या है उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, दुस्धन साहस। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, कौन सा सरकारी पत्र नहीं है। इसका मतलब कौन सा गैर सरकारी है, भाई सरकारी नहीं है तो इसका मतलब दूसरा कौन सा होगा गैर सरकारी नहीं है। देखो अनुस्मारक बताया था मैंने, अनुस्मारक कौन सा होता है सरकारी होता है। जैसे आपने अनुस्मारक आपने कोई पत्र लिखा पहले और उसकी आपकी जवाबी कार्रवाई जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस पत्र का क्या हुआ, तो उसकी याद दिलाने के लिए आप एक और पत्र लिखे, उसको बोलेंगे अनुस्मारक पत्र, इसको स्मरण पत्र भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्मरण पत्र भी बोलते हैं। दूसरा अधिसूचना, अधिसूचना क्या होती है, अधिसूचना मैंने बताया था गजट नोटिफिकेशन। जब कोई भी सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई अमेंडमेंट करती है, कोई संशोधन करती है अपने नियमों में कानूनों में है ना, या बोले संविधान में, तो उसको जैसे आपको बताऊं कि राजस्थान सरकार ने ये मान के चलो कि ये नियम बना दिया कि कल से जो है जितनी भी सरकारी बसें हैं उसमें क्या होगा सभी निःशुल्क उसमें यात्रा कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को अगर उसने अमेंडमेंट तो कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट का एक जरूरी क्या होती है प्रक्रिया होती है, उसका एक अपना न्यूज़पेपर होता है जिसको बोलते हैं गजट, उसको क्या बोलते हैं गजट। जब तक वो गजट में प्रकाशित नहीं होता वो सूचना या अमेंडमेंट, तब तक वो सूचना मान्य नहीं मानी जाती, तब तक वो क्या नहीं मानी जाती मान्य नहीं मानी जाती। तो सरकार को क्या करना पड़ता है गजट में प्रकाशित करना पड़ता है। तो गजट को ही हिंदी में बोलते हैं क्या अधिसूचना, तो ये भी सरकारी पत्र है। चौथा ऑप्शन है परिपत्र, परिपत्र मैंने बताया था आपको, परिधन पत्र, परिकार होता है चारों ओर पत्र, जिसमें एक ही पत्र जो विभिन्न आदमी के साथ एक साथ विभिन्न लोगों के साथ को पहुंचाया जाए, मंत्रियों को पहुंचा दिया जाए, कर्मचारियों को पहुंचा दिया जाए, कार्यालय में पहुंचा दिया जाए, या निर्देश बहुत से लोगों को पहुंचा दिया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे परिपत्र। तो परिपत्र भी क्या होता है सरकारी पत्र होता है। लेकिन जो सी ऑप्शन है आवेदन पत्र, आवेदन पत्र साहब गैर सरकारी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। जैसे कोई निजी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा जो है अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे कि मुझे जरूरी कार्य के लिए 2 दिन की अवकाश चाहिए, मुझे जवर पीड़ा के लिए क्या चाहिए अवकाश चाहिए, तो आवेदन पत्र क्या हो सकता है गैर सरकारी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा आवेदन पत्र।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 सॉरी 104, क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? मतलब भाववाचक संज्ञा के कौन से उदाहरण दो। देखो मोहन, मोहन व्यक्ति विशेष का नाम है तो किस में चल जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन लड़का शब्द है, लड़का शब्द किस में जाएगा? जाति का बोध कराना है तो किस में चल जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। ऐसे ऑप्शन नंबर बी में गंगा, गंगा जो है पर्टिकुलर नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। और जयपुर भी किसी पर्टिकुलर स्थान, विशेष स्थान का नाम है तो जयपुर भी किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऑप्शन नंबर डी है पहाड़, पहाड़ किस में जाएगा? किस में जाएगा? पहाड़ जातिवाचक संज्ञा में। अगर यहाँ पर अरावली होता, हिमालय होता तो किस में जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन पहाड़ जो है वो किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। नदी, नदी भी किस में जाएगी? किसी विशेष नदी का नाम है ना, वो कोई सी भी नदी हो सकती है तो नदी भी किस में जाएगा? जाएगी जातिवाचक संज्ञा में। ऑप्शन नंबर सी है बचपन, बचपन देखो भाव का बोध करा है, बच्चा में पन प्रत्यय जुड़ा है तो किस क्या बना है? बचपन। भाव का बोध करा रहा है तो गुण या दोष का बोध करा रहा है तो बचपन किसका उदाहरण? भाववाचक संज्ञा का। योग्यता भी किसका उदाहरण? भाववाचक संज्ञा का। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बचपन और योग्यता। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 139, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 है कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें से कनक के 3 अर्थ तो है लेकिन एक अर्थ कनक का नहीं है। वो कौन सा नहीं है? देखो सोना और धतूरा, ये तो देखो आपने पढ़े होंगे। देखो वो एक वो एक कबीरदास जी की पंक्तियां थी कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, वा खाए बेराय नर वा खाए बोराय। मतलब ये था कि जो सोना होता है और जो धतूरा होता है तो सोना और धतूरा जो है ना सेम, दोनों ही नशा करते हैं। लेकिन सोने का जो नशा होता है ना वो जो धतूरे का जो नशा होता है ना तो पल भर के लिए रहता है। इंसान क्या होता है? नशे में हो जाता है। लेकिन जो धतूरे का जो नशा रहता है ना साहब, वो इंसान को पागल, सोने का जो नशा वो इंसान को क्या कर देता है? पागल ही बना देता है। इसका मतलब ये है कि धतूरा भी कनक का अर्थ होता है और सोना भी क्या होता है? कनक का अर्थ होता है। और गेहूं भी किसका अर्थ होता है? कनक का अर्थ होता है। लेकिन जो किरण है वो किरण कनक का अर्थ नहीं है। किरण को कर बोलते हैं, अच्छा कर हाथ को भी बोलते हैं, मयूख भी बोलते हैं, रश्मि भी बोलते हैं और मरीचि भी बोलते हैं। तो किरण किसका नहीं है अर्थ? कनक का अर्थ नहीं है। धतूरा भी है, सोना भी है और गेहूं भी है। तो इसका अर्थ उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखो ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का जो पहला नियम होता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण आ जाए, घोष वर्ण आ जाए। जो प्रथम अक्षर किस में चेंज हो जाएगा? अपने ही तीसरे अक्षर में चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे ग में। तो देखो पहले तो ये बात कि घोष किसको कहते हैं? घोष कहते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये र ल व है और सभी स्वर, और सभी स्वर। तो देखो इसका टुकड़ा हो जाएगा ऋक धन वेद। क के बाद में क्या आ रहा है? घोष वर्ण आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा? क ग में। किस में चेंज हो जाएगा? ग में। तो यही टुकड़ा क्या हो रहा है? सुटेबल बैठ रहा है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर हमारी क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो खत्म होती है और आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपका इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की आपकी जो शैली है वो बढ़ेगी और आप अपने अंदर एक नया अनुभव जोड़ते चले जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन है साथियों आपको वीडियो देखने के लिए। और मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को जल्दी ही पा ले, जल्दी ही प्राप्त कर ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। ठीक है, बाय।